शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, तो आपको हर एक कैरेक्टर को फोकस करना है कि किस तरीके से हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो आपको ये दो चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये दो चैप्टर्स आपके लिए विस्टस बुक इज द इजीएस्ट टू सॉल्व। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आउट ऑफ दीज थ्री। These are the major two topics that usually come in board examinations in English language. The idea of just filling the sheets is rubbish. आपको क्या करना है? Hello and welcome to CVT by Supergrades. I am Akansha Pillai और आज हम बात करेंगे 12th CBSE बोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। वो 3 मेजर सेक्शंस कौन से होते हैं? सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग और सेक्शन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज योर लिटरेचर। जब हम इन 3 सेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कि हर एक सेक्शन की हम प्लानिंग कैसे करें, हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या क्या टिप्स हमको याद रखनी है इन सेक्शंस में, उनको किस तरीके से प्लान और स्ट्रेटेजाइज करें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज हम क्या क्या नोटिस करने वाले हैं या क्या क्या सेगमेंट्स पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वो 2 मेन बुक्स की जो आपके सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आती है, विच इज फ्लेमिंगो, जो आपकी मेन बुक है, विस्टिस जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक की तरह यूज होती है। फ्लेमिंगो में आपको चैप्टर्स होंगे, पोएट्रीज होंगी विच आर कॉल्ड प्रोज एंड पोएट्रीज। विस्टस में आपके पोएट्रीज है, विस्टस में आपके प्रोज है, थीम्स और उनके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे राइटिंग सेक्शन में किस तरीके से नोटिस राइटिंग लिखते हैं, लेटर राइटिंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और हम किस तरीके से आर्टिकल या रिपोर्ट्स का फॉर्मेट पढ़ेंगे। हम आज बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है, क्या क्या चीजें हैं जिन पे आपको मेन फोकस करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमें बात करनी है कि हम कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे किस तरीके से फोकस करें। शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है, केस स्टडी या केस बेस्ड क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। We'll also talk about smart revision plan and the final exam day tips. चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है आपके फ्लेमिंगो के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं। This is the main book of your CBSE board examination, the foundation for success. Now, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें कुल 8 चैप्टर्स हैं और 6 पोएम्स हैं, और हर एक चैप्टर में कुछ अलग आपको एक वैल्यू एडेड टॉपिक दिया है, एक मॉरल ऐड किया है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो लेसन है, उसका नाम है द लास्ट लेसन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो खुद ही में लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है। द लास्ट लेसन वो चैप्टर है जिसमें लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई है। उसमें कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मिस्टर एम हेमिन। उसमें आपको बहुत सारे पैट्रियोटिज्म, कल्चरल लिटरेसी, विलेजर्स किस तरीके से किसी चीज को प्रोटेस्ट करते हैं, हम जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते। जब वो चीज हमसे छीन रही होती है तब हमें रियलाइज होता है कि हमने अगर ध्यान दिया होता तो ये चीजें कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। तो द लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट द प्रोफेसर और द टीचर and their students, the relationship, the bond, how the teacher responds on the last working day of his career, किस तरीके से वो फ्रेंच का लास्ट लेक्चर लेते हैं, एंड किस तरीके से वो बच्चों को ये बताते हैं कि लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है और उस लैंग्वेज के थ्रू वो कितनी सारी चीजें एम्पावर कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फ्लेमिंगो prose is deep water. Now this is a story of a boy जिसको वाटर से बहुत डर लगता है। वो किस तरीके से उस
फोबिया से, उस फियर से बाहर आता है, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। तो ये करेज बताती है, इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल phobia, the personal sickness, or the personal mental issue the child or the boy is dealing with in the topic. The next important topic is lost spring. Now, क्यों ये इम्पोर्टेंट हो सकता है? आजकल के सीबीएसई के पेपर्स कैसे बनते हैं? सीबीएसई को चाहिए कि वो वैल्यू एडेड क्वेश्चंस डाले बच्चों के लिए। तो हर एक चैप्टर में एक नया मॉरल वैल्यू दिया हुआ है, एक नई इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए दी हुई है। लॉस्ट स्प्रिंग आपको बताता है किस तरीके से एक बच्चे का पूरा चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसमें सोशल जस्टिस, केस बेस्ड थीम्स और इन सारी चीजों के बारे में बात करी है कि किस तरीके से एक बच्चा अगर काम करना शुरू कर दे एट अ वेरी यंग एज, चाइल्ड लेबर पे है ये पूरी कहानी। तो चाइल्ड लेबर को किस तरीके से ऑथर ने लिखा है, द राइटर हैज पोर्ट्रेड द problems, the mental sickness, the physical sickness the kid deals with, the child deals with, right? कौन कौन से तरीकों से क्या क्या प्रॉब्लम्स एक बच्चा फेस करता है, वो सब चीजें आपको लॉस्ट स्प्रिंग में दी है। द लास्ट वन इज द रैट ट्रैप, ह्यूमन गुडनेस एंड रिडेम्पशन। नाउ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैरेक्टर एनालिसिस क्वेश्चंस आते हैं, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो दिस चैप्टर इज द वन जिसमें से सबसे ज्यादा कैरेक्टर प्ले वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक कैरेक्टर स्केच बनाना है किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का उस चैप्टर में से। तो अगर मैं फ्लेमिंगो की ओवरऑल बात करूं तो ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैं इसी में आगे बढ़ती हूँ। द लास्ट लेसन के थीम क्या है, उसकी की क्वेश्चंस क्या होंगे, एम हैमिल्स का ट्रांसफॉर्मेशन और उसका फाइनल मैसेज क्या रहा, लॉस्ट स्प्रिंग में चाइल्ड लेबर, ब्रोकन ड्रीम्स, किस तरीके से द मेन कैरेक्टर साहिब आलम हु वाज द रैक पिकर। तो आपको हर एक कैरेक्टर को फोकस करना है कि किस तरीके से हर एक कैरेक्टर को दिखाया गया है स्टोरी में, और उस कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो कैरेक्टर ना होता तो क्या ये स्टोरी मीनिंगफुल होती, कोहेरेंट बन पाती? यस और नो। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देयर ड्रीम्स एंड हार्श रियलिटी, हर एक बच्चे का क्या ड्रीम होता है और वो किस रियलिटी से निकल रहा है। एवरीथिंग इज पोर्ट्रेड वेरी ब्यूटिफुली इन द लॉस्ट स्प्रिंग। तो आपको ये 2 चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये 2 चैप्टर्स आपके लिए पूरा गेम चेंजर हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम्स। नाउ व्हेन आई से पोएम्स, जब मैं पोएम्स की बात कर रही हूँ आपके फ्लेमिंगो बुक में, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पोएम्स है, जैसे माय मदर एट 66। तो एक किस तरीके से वो अपनी मदर को पोर्ट्रे कर रही है कि भाई अभी मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ तो अब मुझे वो एक ओल्ड और बहुत थकी हुई सी लेडी दिखती है, थकी हुई विमेन दिख रही हैं जिनकी बॉडी के जो स्किन है वो लूज हो चुकी है, वो ठीक से चल नहीं पा रही है, शी इज नॉट हैविंग एनी मूड स्विंग्स कि अब उन्हें ये खाना है, ये पहनना है। तो वो जो चीज वो महसूस कर रही है, वो जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट उसके अंदर चल रहा है, वो नहीं चाहती उन्हें खोना, वो नहीं चाहती कि उसकी मदर ओल्ड हो। तो उस तरीके से बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे की गई है ये पोएम यहाँ पे। एंड जेनिफर टाइगर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पर्टिकुलर पोएम से सबसे ज्यादा कैरेक्टर स्केच आते हैं। आन जेनिफर के बारे में क्या है, आन जेनिफर कौन है, क्यों इस पोएम का टाइटल आन जेनिफर टाइगर रखा गया है, ये सारी चीजें कल्टीवेट होती है आपके आन जेनिफर टाइगर में। तो अगर ये 3 पोएम्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे, कीपिंग क्वाइट, माय मदर एट 66 एंड आन जेनिफर टाइगर, आई गेस यू आर बी रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। क्या मतलब क्या पोएट लिखता है, पोएट का क्या नजरिया होता है? सिर्फ राइम स्कीम होती है जो हम पोएम में देखते हैं कि पहली लाइन दूसरी लाइन से राइम कर रही है, तीसरी लाइन चौथी लाइन से राइम कर रही है? नहीं, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। क्या ब्रॉड आइडिया है उस पोएम को लिखने के पीछे, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या सोच के उस पोएम को लिखा गया होगा, या क्या सोच के ऑथर के दिमाग में वो चीज आई होगी? तो सबसे पहला आता है सेंट्रल आइडिया।
वो एक पर्पस जो ऑथर कन्वे करना चाह रहा है अपने ऑडियंस को उस पोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं सेंट्रल आइडिया। पोएटिक डिवाइसेस आपको पता है, फिगर्स ऑफ स्पीच, मेटाफर यूज किया है, सिमिली यूज किया है, एलिट्रेशन यूज किया है, किसी चीज को पर्सोनिफाई किया है, किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, यूफेमिज्म दिखाया है, या फिर टोन्स और मूड्स, पॉजिटिव टोन में ऑथर ने लिखने की कोशिश करी है, नेगेटिव टोन में ऑथर ने लिखने की कोशिश करी है। ऑथर अभी समझ नहीं पा रहा है कि इसको मैं पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं, तो या तो वो सजेशन दे रहा है या वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो एक न्यूट्रल टोन में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको पूरी पोएम को अंडरस्टैंड करना है। फिर पर्सनल कनेक्शन, आप किस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं उस पोएम के साथ। जब मैं मदर एट 66 पढ़ रही हूँ तो आई कैन ऑल्सो रिजेंबल कि मेरी मम्मी भी बूढ़ी हो रही है, मेरी मम्मी के साथ भी ये सारी चीजें हो रही है, एक ना एक दिन मैं भी अपनी मम्मा को खो सकती हूँ। अब मेरे को क्या करना है उनके लिए, मैं क्या चीजें कर सकती हूँ, तो वो सारी मेमोरीज जो मेरे दिमाग में चल रही है, आई कैन कनेक्ट विद दी ऑथर और द पोएट, राइट। तो आपको पोएट और पोएटेस किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज में, ये चीजें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आ जाते हैं अपनी सप्लीमेंट्री बुक की तरफ, विच इज योर विस्टिस। डायरेक्ट क्वेश्चंस, इजी मार्क्स। नाउ सी, why is this called supplementary book? To increase your reading capacity, right? आप खूब रीडिंग करो, आपको और वैल्यूज मिले, आप कुछ नया पढ़ो। लेकिन विस्टिस बुक इज द इजीएस्ट टू सॉल्व। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ आपको मार्क्स भी इसमें मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छे से मिल सकते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस के आप आंसर्स भी डायरेक्टली लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ थॉट प्रोसेस। आपको एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप सीधे जो भी आप रीड कर रहे हैं, जो भी आपके नैरेटिव्स हैं, जो भी आपकी थीम्स हैं, उसको क्लियरली माइंड में रखिए एंड देन आंसर अकॉर्डिंगली। The first important chapter of the book Vistas is the third level. The third level is a chapter about psychology. तो ये पूरा डील करता है साइकोलॉजी से। 40 जर्नी, कैसे उसने अपनी पूरी जर्नी बताई, उसकी पूरी साइकोलॉजिकल थीम दी, राइट। द सेकेंड चैप्टर इज अबाउट द एनिमी। नाउ एनिमी, वहां पे एनिमी को बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, पर यहाँ पे एनिमी को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है, एक मेटाफर की तरह यूज किया गया है। तो ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, या आपके लेट्स से टोन ऑथर की कैसी रही है, ऑथर ने क्या पर्पस रखा है इस चैप्टर को लिखने के पीछे, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ विस्टस इज ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट is talking about the disabilities that we conquer, that a person conquers, उसके बारे में है। डेरी एंड मिस्टर लैम्स फ्रेंडशिप। नाउ मिस्टर लैम एक बहुत ऐसा बुजुर्ग सा, बहुत मायूस टाइप का आदमी है, वो किसी को अपने आसपास आने नहीं देता। डेरी हु इज नॉट properly abled, he is differently abled child, और मिस्टर लैम्ब की एक स्टोरी दिखाई है, किस तरीके से उनकी फ्रेंडशिप ग्रो होती है, किस तरीके से डेरी मिस्टर लैम्ब के अधूरे विशेस पूरे करता है, जो रिमेनिंग विशेस होते हैं वो पूरे करता है। ये पूरी कहानी उसके ऊपर है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये आप पढ़ेंगे, ये आप रिजेंबल कर पाएंगे, इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे, और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी एंड डायरेक्ट होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आउट ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। तो ऑन द फेस ऑफ इट से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने राइटिंग सेक्शन की तरफ। राइटिंग सेक्शन इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों है मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वी गेट कंफ्यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम राइटिंग सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में क्या होता है, इसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला,
योर फॉर्मेट शुड बी वेरी वेरी करेक्ट। आपका फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। क्यों करेक्ट होना चाहिए फॉर्मेट? अगर आपका फॉर्मेट करेक्ट नहीं होगा तो आपका पूरा वो राइटिंग पार्ट इनकरेक्ट हो सकता है। जैसे नोटिस राइटिंग में आपको एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर, वो फॉर्मेट फॉलो करना होता है। कीप इट इन अ बॉक्स, हेडिंग शुड बी क्लियर, आपके पॉइंटर्स क्लियर होने चाहिए। वैसे ही लेटर टू द फॉर्मल लेटर्स, लेटर टू एडिटर में आपका फॉर्मेट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है? पहली है फॉर्मेट, सेकंड है द चॉइस ऑफ वर्ड्स। हम किस तरीके से उसको सिंपल येट कैचिंग बनाते हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वोकैबुलरी ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बना रहे हैं, सामने वाले को समझ में आना चाहिए हम क्या आर्टिकुलेट कर रहे हैं। और थर्ड चीज है हम किस तरीके से उसके ओपनिंग और उसके क्लोजिंग पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब इट शुड नॉट बी कि भाई ओपनिंग तो बहुत धुआंधार हुई थी कि हम सीधे नोटिस हमने निकाला कि सेव वाटर सेव लाइफ, और क्लोजिंग में हम कुछ ऐसा देना ही भूल गए कि हम उसको किस तरीके से एंड करें, या क्या उसके बेटर मेजर्स हैं कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, हम वाटर को बचा सकते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन the notice, the formal letters. These are the major two topics that usually come in board examinations in English language, and these are the most important ones as well. The golden rules for writing: format is the king. As I told you, आपको अपना format बहुत specific रखना है, बहुत correct रखना है, format पे बहुत ध्यान रखना है। Word limit, there is a purpose, there's a purpose behind everything that is given in your paper. अगर लिखा है all questions carry this particular marks, that is true. If there is mentioned, अगर वहां ये लिखा है कि ये क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड्स में खत्म करना है, तो देयर इज अ पर्पस उसको 150 वर्ड में क्यों खत्म करना है। वो क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम हुआ है कि आप उसे 150 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते। सो द आइडिया ऑफ जस्ट फिलिंग द शीट्स इज रबिश। आपको क्या करना है? वर्ड लिमिट को बहुत ध्यान रखना है। आपको अगर बोला है 150 to 200 words, that means exactly you have to finish on 150 to 200 words, right? So be very very respectful towards the word limit. Tone matters. This is very important, children. Formal letter needs formal tone. You cannot just use dear, you cannot just use okay, or any of the salutations which are not formally used, which you do not use with your boss, or which you do not use with your principal, which you do not use with your teachers or any respectful person who is elder than you, right? Now, there's a tip: write in clear paragraphs and use bullet points. That means you have to present impact on the examiner, the person who is checking your answer sheet. तो आप क्या करेंगे? जब आप बहुत क्लियर पैराग्राफ्स लिखेंगे, कुछ लिख के काट देना, उसको स्क्रिबल कर देना, या फिर आप उस लाइन चेंज कर रहे हैं, जितना आप अपनी आंसर शीट को क्लियर प्रेजेंटेबल रखेंगे उतना सामने वाला इम्प्रेस होगा। It is not about the good handwriting always. It is about the presentation. तो आपको bullet points use करने हैं, आपको अपनी handwriting को clear रखना है, and you have to keep such things in your mind so that you can score more, right? क्यों ऐसा? क्योंकि लैंग्वेज इज द सब्जेक्ट जिसमें आप 100 में से 100 कभी नहीं ला सकते। 80 मार्क्स का पेपर है, पूरे 80 आपके कभी नहीं आएंगे, इवन इफ यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स राइट। सो देयर इज 1 or 2 मार्क्स दैट द टीचर कट्स, क्योंकि उनको या तो प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई, या आपने बहुत ज्यादा गलतियां करी, आपने बहुत ज्यादा रीअरेंजमेंट्स करी है अपने एग्जाम में और सारी चीजें, राइट? नाउ कमिंग टू द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर पेपर, एट द लास्ट, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन। वट एवर यू आर रीडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, रिटेन इट, और उसके बाद अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। तो क्या करना है? रीड द पैराग्राफ और द पैसेज फर्स्ट, प्रॉपरली रीड द पैसेज फर्स्ट। उसमें कोई भी आप जंपिंग वाला या स्किमिंग वाला कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते, क्योंकि if you are skimming the paragraph, jumping to the question, coming back to the paragraph, it will take a lot of time. And let me remind you that the literature paper is already very lengthy. आपको क्या करना है?
आपको बहुत कामली अपना टाइम मैनेजमेंट वहां पे दिखाना है। पहले प्रॉपरली आपको पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड क्या क्या चीज बहुत क्लियरली दी हुई है, बहुत फैक्चुअली दी हुई है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये तो फैक्चुअल है, ये आपको बहुत क्विकली याद हो सकता है। तो इस तरीके से अपने कीवर्ड्स रिमेम्बर कर लो। इस तरीके से और भी क्या क्या चीजें उनने फैक्ट के जगह रिलेट करी है, इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं हम, वो आप देख लीजिए। वोकैब्युलरी देख लीजिए। नाउ एक चीज जिसमें हर बच्चा अटकता है, दैट इज वोकैब्युलरी। अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो क्या वो वर्ड पूरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन होगा? द आंसर इज नो। तो क्या करना है, अगर वो वर्ड उस टाइम नहीं आ रहा है तो देन स्किप द वर्ड एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वो 5 मिनट भी उस वर्ड को घूरोगे तो उसका आंसर नहीं आएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, स्किप द वर्ड एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। नाउ क्यों वो वर्ड क्यों छोड़े? सबसे पहली बात तो हमें वोकैबुलरी की इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि हमें वर्ड छोड़ना ना पड़े। फिर भी वोकैबुलरी इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, आप पूरी वोकैबुलरी तो नहीं सीख सकते बोर्ड एग्जाम से पहले, तो जस्ट लीव दैट वर्ड एंड मूव फॉरवर्ड सो दैट आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन में। वर्ड मीनिंग्स जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, उसका टोन समझ में आ रहा है, यार ये मैंने वर्ड कहीं सुना था, वो तो पॉजिटिव मीनिंग होता है इसका। जैसे अगर मैं बोलूं कि एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है, तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एरर्स, तो दिस इज अ नेगेटिव टोन्ड वर्ड। तो इसमें आपको टोन से भी समझ में आ जाएगा कि आपको अगर एक्चुअल मीनिंग नहीं आ रहा है तो वर्ड का टोन आपको रिप्रेजेंट कर देगा, राइट? Now, the action plan for your 90 plus marks. This is out of 100. ठीक है? Revise smartly. Now, see, very keep things clear in your mind. हमने जो भी आज इस वीडियो में देखा, सबसे पहली चीज यही है कि आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। यू हैव टू डिसाइड, देयर इज नो कंपल्शन कि आप फर्स्ट सेक्शन से ही शुरू करो, सेकेंड सेक्शन बाद में करो। देयर इज नो कंपल्शन। इफ यू वांट टू स्टार्ट विथ लिटरेचर, स्टार्ट विथ लिटरेचर, बिकॉज लिटरेचर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लिटरेचर से शुरू करो, अपना एक रिवीजन को बहुत स्मार्टली प्रेजेंट करो, प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। उसके बाद आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे अपने आंसर्स को, वो प्रैक्टिस करो। राइट इन पॉइंट्स, ट्राई टू मेक योर आंसर लुक अट्रैक्टिव। आप अपने आंसर को अट्रैक्टिव बना सकते हो। यूज एक्रोनिम्स, यूज एरोज, यूज डायग्राम्स, use pictures, whatever you want. You want to draw something, draw it. You want to use your bullet points, use it. जितना आप स्ट्रक्चर कर पाओगे अपने आंसर को, the more you'll get the marks, right? The only thing which you have to keep in your mind is everything that comes in your literature or everything that comes in your English language is important. What is important for you right now is कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करते हो। आपको लग रहा है ये क्वेश्चन 10 मिनट लेगा, are you willing to give the 10 minutes for that question? If the answer is yes, अगर वो worth है 10 मिनट के, उसके कितने marks है, तो then definitely. नहीं है तो for the time being leave that question and jump to the question that is more of the worth. ठीक है, जिसका worth थोड़ा ज्यादा है। So these were the tips जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हेल्प आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और कुछ भी क्वेरीज है इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के लैंग्वेज को लेके, या आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर में कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, आप अपने राइटिंग सेक्शन में कंफ्यूज्ड है, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया है उसे फिल करके हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे 24 आवर्स में कांटेक्ट करेगी। वंस यू फिल द फॉर्म, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, हमारी टीम आपसे 24 आवर्स में कांटेक्ट करेगी, एंड देन यू कैन क्लियर आउट योर क्वेरीज एंड योर डाउट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट।